हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 30 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find this video helpful, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और अगर आप न्यूज़पेपर्स को खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेज नंबर वाइज हर एक न्यूज़ हेडलाइन मिल जाएगी, आप खुद भी उन्हें रेफर कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको न्यूज़ फिल्टर करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली इस डिस्क्रिप्शन में की गई मेंशन्ड जितनी भी हेडलाइंस हैं उनको रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट, और अगर आपने अभी तक मेरे विजन IAS की एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट आर्टिकल जो हम द हिंदू का आज डिस्कस करने वाले हैं, काला नमक राइस इज नाउ स्मॉल स्ट्रॉन्ग। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बॉटनी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। कैसे? क्योंकि पिछले 3 दिन में हमने सारे बोटानिकल आर्टिकल्स ही कवर किए हैं। हमने GM मस्टर्ड के बारे में डिटेल में देखा, फिर उसके बाद हमने हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन के बारे में देखा कि कैसे अब BT कॉटन का जो हर्बिसाइड टॉलरेंट वेराइटी है उसको भी GEAC नॉट देने वाली है, हमने उसकी साइंस समझी। फिर आज हमारे पास एक और कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सामने आया है, तो हम देख लेते हैं क्या है ये एक्चुअली। ओके, तो सबसे पहले काला नमक इज नॉट नमक। आपको अगर लगे, काला नमक एक ट्रेडिशनल वेराइटी है राइस की। ओके, क्योंकि इसका ब्लैक छिलका जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, हस्क ब्लैक कलर का होता है, हेंस द नेम काला नमक। और इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए, इसकी एक बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल हिस्ट्री है, क्योंकि इसको जो लोकल्स हैं, जो यूपी के कुछ एक पर्टिकुलर रीजन के कुछ लोकल्स हैं जो उसे गिफ्ट समझते हैं लॉर्ड बुद्धा का। ओके, तो बेसिकली जो श्रावस्ती, आप जब भी बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, यूपी के रीजन्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, जिसमें से श्रावस्ती एक है। ओके, तो बेसिकली इसी जगह के लोगों को गिफ्ट किया गया था लॉर्ड बुद्धा द्वारा इन राइस को, जब उन्होंने विजिट किया था इस रीजन को आफ्टर ही अटेन्ड निर्वाण यानी कि एनलाइटनमेंट। ओके, तो यहाँ पे भी वही चीज लिखी है। और अब देखिए बात क्या है, इसको एक स्ट्रेंथ और शॉर्ट वैरायटी क्यों दी गई है, तो हम देखते हैं व्हाट एक्चुअली द इशू इज। ओके, इट इज ग्रोन इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द तराई रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड इन नेपाल। नेपाल का भी आपको पता है, कपिला वस्तु जो डिस्ट्रिक्ट है स्पेसिफिकली उधर वाले रीजन में। देखिए, ये 11 डिस्ट्रिक्ट्स अगर लिखा है तो आपको ये याद करना है, इसे आपको मेमोराइज करना है कि 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द तराई रीजन। कहीं कहीं कभी कभार बहुत स्पेसिफिक हो जाती है UPSC, नॉट ऑलवेज दो। ओके, तो कभी कभी यू हैव टू बी क्लोजली मॉनिटरिंग थिंग्स। तो यहाँ पे लिखा है जो ट्रेडिशनली, देखिए ये जो ट्रेडिशनल वेराइटी है इसमें एक दिक्कत थी, हमें क्यों इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा साइंटिफिकली, क्योंकि इसमें एक दिक्कत आ रही थी लॉजिंग की। ओके, तो लॉजिंग की वजह से कम यील्ड निकल रहा था। अब लॉजिंग क्या होता है, देखिए जब प्लांट ग्रो होता है, जब ग्रो होता होता ऊपर उसके ग्रेन उगने लगता है। अब ग्रेन का वेट बहुत ज्यादा होता है, उसकी स्टेम होती है पतली सी, जब अब इतना लंबा हो गया, वो इतनी लंबी स्टेम पतली सी उसके वेट को संभाल ही नहीं पाती, तो फिर वो नीचे 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 झुकने लग पड़ती है, और झुकते झुकते कंप्लीटली वो ग्राउंड पे गिर जाती है, यानी कि वो कंप्लीटली वाइप ऑफ हो गया, वो यूजलेस बन गई, वो जो क्रॉप है। तो इसी वजह से लो यील्ड निकलता है, बहुत ही कम क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कंप्लीटली सर्वाइव कर पाती हैं। तो इस वजह से बेसिकली अब मार्केट में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मार्केट तक यील्ड प्रॉपर पहुंच ही नहीं रहा, तो मार्केट में भी डिमांड कम हो गई। तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अब साइंटिफिकली डेवलप किया है 2 डॉर्फ वेराइटीज। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रही है ना कि जब प्लांट एक हाइट अटेन करता है, फिर वो वेट संभाल नहीं पाता, तो अब डॉर्फ यानी कि छोटी वेराइटी बना दो, इतना लंबा होगा ही नहीं कि इतना वेट संभालना पड़े। ठीक है, तो 2 डॉर्फ वेराइटी बनाई है इसी काला नमक राइस की। उसका नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 एंड पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब आप सोचेंगे पूसा नरेंद्र क्यों, तो इनको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन अयोध्या, क्योंकि इन्होंने टेस्ट किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट किया है इन दोनों वेराइटीज को। ओके, वायबल है, सीड प्रोडक्शन कैसी होगी, मतलब एक्चुअल में ड्रॉफिंग करने से लॉजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं, ये सब कुछ ठीक है। अब ये जो यील्ड है दोनों वेराइटी का, इट इज डबल दैट ऑफ द ट्रेडिशनल वेराइटी, तो यील्ड भी इंप्रूव हो रहा है,
All right, the IARI and the Uttar Pradesh Council of Agriculture are working together to make the seeds available to the farmers at the earliest. Most probably, locals कह रहे हैं नवंबर तक. देखिए इसका कुछ कुछ फॉलो अप एक और पेज नंबर 7 पे भी आया है. मैं ब्रीफली उसके भी कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी बिकॉज वी नेवर नो क्या इंपॉर्टेंट बन जाए. ओके, तो ये ट्रेडिशनल काला नमक राइस है, इसीलिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है. ओके, तो एक स्पेसिफिकली तराई रीजन को ही ये वहीं से पनपता है, तो इसीलिए जोग्राफिकली वहीं पे एंडेमिक है, ये वहीं पे उगाया जाता है, एंड हेंस द टैग. ओके, और देखिए यही नहीं, जीआई एप्लीकेशन जब इसकी फिल की गई थी या जीआई टैग में भी इस चीज का मेंशन है. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लॉर्ड बुद्धा ने इसको गिफ्ट किया था, इस पैडी की वैरायटी को, टू द पीपल ऑफ श्रावस्ती. ओके, और बेसिकली वो लॉर्ड बुद्धा को आज भी याद करते हैं इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस की वजह से. ठीक है, तो ये चीज. अब देखिए काला नमक राइस के बारे में बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं. आई विल जस्ट ब्रीफली लेट यू नो दैट एज वेल. ओके, इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ. ठीक है, तो देखिए आप यूजुअली राइस को जानते हैं, व्हीट को जानते हैं, दे आर हाई इन कार्ब्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स रिच वेराइटीज होती हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है. तभी तो हमारी स्टेपल डाइट जो है वो राइस और चपातीज है, क्योंकि इससे हमें कार्ब्स मिलते हैं और कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं. लेकिन देखिए बहुत बार अब क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो काफी प्रोटीन्स डिमांड करता है, क्योंकि हम काफी ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी में जी रहे हैं, स्पेशली इंडियंस, क्योंकि हमारी डाइट बहुत हद तक कार्ब्स डिपेंडेंट है. तो इस वजह से देखिए ये राइस एक काफी अच्छी वेराइटी है क्योंकि इसमें 11% प्रोटीन है, विच इज ऑलमोस्ट द डबल ऑफ कॉमन राइस वेराइटीज. साथ ही साथ में इसमें आयरन बहुत ज्यादा है, जिंक बहुत ज्यादा है, और ये प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है अल्जाइमर्स को भी, यानी कि जो शॉर्ट मेमोरी की जो प्रॉब्लम है, या आप धीरे धीरे कुछ चीजें भूलने लगते हैं, तो ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें इस तरह के हैं जो अल्जाइमर्स को भी बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकता है. ओके, एंड इट इज वेरी लो ऑन ग्लाइसेमिक इंडेक्स. देखिए बेसिकली मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लो होने की वजह से ये शुगर फ्री हो जाता है कंप्लीटली, एंड हेंस सूटेबल फॉर डायबिटिक पीपल एज वेल. ओके, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, रेगुलेट करने में हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को, ऑब्वियसली जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, तो ये सारी चीजें तो इट गोज विदाउट सेइंग. तो यहाँ पे देखिए अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो शायद आपको ये चीज समझ ना आए, तो मैं इसलिए आपको बता देती हूँ. ओके, तो ये ब्रीडिंग प्रोग्राम हुआ कैसे, मतलब कैसे बनी ये ड्वार्फ वेराइटीज. तो देखिए बेसिकली आपने क्या किया, आप देखिए ये तो जो है प्लांट, ये क्रॉप तो नेचुरली लंबी होती है ना, तभी तो लॉजिंग की प्रॉब्लम आ रही है. तो अब आप इसको ड्वार्फ करना चाहते हैं तो ड्वार्फिंग जीन्स लाएंगे, ऐसे जीन्स जो प्रोटीन इस तरह के बनाते हो कि वो आपको छोटी हाइट देंगे. ठीक है, तो फिर ये ड्वार्फिंग जीन्स लाए गए एक राइस वेराइटी जिसका नाम है बींदली. एक म्यूटेंट है 68, बींदली म्यूटेंट 68, वहां से लाया गया, और साथ में जीन लिया गया एक पूसा बासमती 1176 का. ओके, अब देखिए जो पूसा बासमती 116 है, इसको पेरेंट की तरह, अब देखिए काला नमक जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल राइस वेराइटी, उसको और इस वेराइटी को क्रॉस करवाया गया. ठीक है, फिर जो प्रोजेनी आई, ऑब्वियसली मतलब आप म्यूटेंट इसके जीन्स डाल चुके हो ऑलरेडी काला नमक के अंदर, फिर आपने काला नमक जो अब मिला है हमें, उससे आपने क्रॉस करवाया किसको, पूसा बासमती 1176 को. आपने दोनों को क्रॉस करवाया, हमारे पास प्रोजेनी आई, फिर आपने इस प्रोजेनी को दोबारा ओरिजिनल काला नमक जिसमें हमने ये म्यूटेंट नहीं डाला हुआ, तो उससे आपने क्रॉस कराया ताकि आप इसकी क्वालिटी वही रिटेन कर पाए. सो इट्स अ वेरी नोवेल म्यूटेशन. ठीक है, तो इस तरह से इसका ब्रीडिंग जो प्रोग्राम है वो काफी फैसिनेटिंग है. और देखिए इसके ब्रीडिंग प्रोग्राम को 2007 में ही चालू कर दिया गया था. ओके, जिस टाइम पे पहली ड्वार्फ वेराइटीज बनाई गई. Okay, in this Kharif season, it was given to farmers. Okay, the aroma of the new breed is higher. अब aroma भी पहले से ज़्यादा है, fragrance और strong है, nutritional qualities are excellent. और productivity की अगर हम बात करें, हमने कहा था डबल हो गई है, rightly so. आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 टन हुआ करती थी, अब यहाँ पे 4.5 to 5 टन पर हेक्टेयर हो गई है. ओके, और कुछ लेंथ का भी हम देख लेते हैं. देखिए अगर हम ओल्ड वेराइटी की लेंथ की बात करें तो इट यूज टू बी अराउंड 140 सेंटीमीटर, और अब न्यू वेराइटी की 95 to 100 सेंटीमीटर, विच इज ऑफ कोर्स गुड. यही चीज हमें चाहिए थी. ओके, तो अब देखिए हम बाकी आर्टिकल्स कवर कर लेते हैं इस न्यूज़पेपर के. वी विल हैव टू गो बैक टू द नंबर 1 पेज नंबर. आज कुछ कुछ साइंस की चीजें आई हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है. देखिए अब वो ना, आप प्लीज जो इतने सारे यूपीएससी पंडित्स जो आपको बहुत रेकमेंड करते हैं कि साइंस के तो
ऐसा हुआ करता था, मैं डिनाई नहीं कर रही, लेकिन अब नहीं है। साइंस के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि डी ही आंसर है, गॉन आर द टाइम्स, कम ऑन। आप 2021 और 2022 का पेपर उठा के देखिए, अब ऐसा नहीं होता। आप ये जो जिस तरह के मिथ्स जो फैलते हैं ना मार्केट में, यूपीएससी वेरी कीनली मॉनिटर्स ऑल ऑफ दैट, और फिर वो अगली बार उस चीज को नहीं करती। स्पेशली पिछले 2-3 साल से तो यही हो रहा है। Amended IT rules are meant to make web safer for all। देखिए हमने कल डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि फाइनली अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाने वाली है, एक एपेलेट कमेटी बनाएगी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए एपेलेट कमेटी क्या होगी, ग्रीवेंस रिड्रेसल एपेलेट कमेटी क्या होगी। देखिए अगर आप ट्विटर पे हैं, ठीक है, तो ट्विटर पे फॉर एग्जांपल आपको सपोज करिए कोई साइबर थ्रेट आता है, जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, और फिर आपने ट्विटर की ही जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उन पे आपने कंप्लेंट डाली, फिर उन्होंने वर्डिक्ट या एक डिसीजन या कुछ भी आपको आगे से उसका रिस्पॉन्स भेजा, या जैसे भी उन्होंने उसको केटर किया, अब आप उससे खुश नहीं है, तो एक अपील सिस्टम भी तो होना चाहिए। तो फिर आप अपील कहाँ डालेंगे, उस डिसीजन के खिलाफ आप अपील कहाँ डालेंगे, सरकार के पास। तो इसीलिए केंद्रीय सरकार इस एपेलेट मैकेनिज्म के साथ आ रही है। तो अब देखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या कहना है। राजीव चंद्रशेखर जी ने सैटरडे को कहा है कि देखिए ये जो न्यू अमेंडमेंट्स आ रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में, तो गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ इतना है कि हम इंटरनेट को और सेफ बना सके, ट्रस्टेड बना सकें, अकाउंटेबल स्पेस बना सकें उसके ही यूजर्स के लिए। ओके, अब ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इट विल इंश्योर दैट द प्लेटफॉर्म सच एज ट्विटर एंड फेसबुक रिस्पेक्ट द राइट्स अकॉर्डिंग टू सिटीजंस अंडर आर्टिकल 14, 19, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 14 अब देखिए ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी से केटर करता है, 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, 21 राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। और साथ ही में देखिए इन्होंने बोला है कि जो द मिनिस्टर ऑल्सो डिसमिस्ड क्रिटिसिज्म दैट द सेंट्रल अपॉइंटेड ग्रीवेंस एपेलेट मैकेनिज्म और कमिटीज वुड गिव द गवर्नमेंट। अब देखिए बहुत सारी क्रिटिसिज्म ये आ रही है, एंड राइटली सो, क्योंकि सोशल मीडिया और गवर्नमेंट का जो लिंक है हर ही कंट्री में बहुत ही ज्यादा स्क्रूटिनी के अंडर आया हुआ है। क्योंकि अब देखिए सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सब है, ठीक है। तो एक नया टूल बन चुका है सरकार द्वारा भी लोगों को हैंडल करने का या प्रोपेगेंडा फैलाने का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। या फिर अब टेररिस्ट द्वारा भी, जैसे हम आगे अभी देखेंगे कि किस तरह से प्रोपेगेंडा अपना फैलाना, रिक्रूटमेंट भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही करना टेररिस्ट का, है ना, अपने पूरे आईएसएस में। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बनती जा रही है। इसीलिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसमें ये था कि अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर ले लेगी। अब इन्होंने बोला है, क्रिटिसिज्म सरकार के खिलाफ ये था कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप हैं, अगेन आई टेक एन एग्जाम्पल, आप ट्विटर पे हैं और आपको किसी तरह का पर्टिकुलर आर्टिकल समझ नहीं आया, आपको लगा ये बेकार है, ये मेरे नेशन के खिलाफ है, या कुछ भी इस तरह का लगा, वो तो आपका डिपेंड करता है कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस टॉपिक पे। वो शायद आप सिर्फ और सिर्फ उस आर्टिकल से सहमत नहीं है, वो आर्टिकल गलत नहीं है, ठीक है, तो लेकिन आप सहमत नहीं है, जिस तरह की आप पोलराइजेशन देख रहे हैं सोसाइटी में, तो आपने क्या किया, आपने पहले ट्विटर को एक अपना कंप्लेंट डाली, फिर उन्होंने उस पर कुछ डिसीजन दिया, फिर आपको वो अच्छा नहीं लगा, तो फिर आपने एपेलेट मैकेनिज्म के पास डाला। अब आप कह रहे हैं कि इस कंटेंट को ही चेंज कर दो, ये कंटेंट ही अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आप भी एक यूजर हो, या फिर जिस यूजर ने लिखा हुआ है आप उसके यूजर की फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को छीन रहे हो, एंड दैट इज नॉट करेक्ट। तो यही सबसे बड़ा सरकार के अगेंस्ट एलिगेशन था। सरकार अब कंटेंट मॉडरेशन करना शुरू कर देगी। तो इस पे मिनिस्टर ने ये कहा है, देखिए आप बिल्कुल घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट मॉडरेशन एक ऐसी चीज है जो हम लेंगे भी नहीं, जो हमारी एपेलेट कमिटीज हैं उसको केटर ही नहीं करेगी हमारे पास, हम आने ही देंगे, मतलब ये अलाउड, ये कैटेगरी वाली जो अपील्स हैं वो हमारे पास आएंगी ही नहीं। तो गवर्नमेंट ही सेड हैड बीन फोर्स टू, अब देखिए उन्होंने ये बोला है कि हम पे तो हम तो फोर्स हो गए, हमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर इतने ही एफिशिएंट होती इनकी जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं, ये कमिटीज हैं हर एक सोशल मीडिया के खुद की, वो एफिशिएंट नहीं है ना, क्योंकि पिछले 1 साल में हमने देखा है वो कंप्लेंट सही से नहीं, इतना डिले किया उन्होंने एंड ऑल ऑफ दैट, इतना कैजुअल अप्रोच दिखाया, उनको नहीं लगा कि साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। ये सब कुछ की वजह से हम बहुत ही ज्यादा फोर्स हो गए कि हम इस चीज के साथ आ सकें। आपको पता है हमने कल डिस्कस किया था, ये जो एपेलेट कमेटी होगी ये 30 कैलेंडर दिन के अंदर अंदर अपना डिसीजन सुनाएगी, यानी कि एक अपील के अंदर अपना डिसीजन देगी। अहेड ऑफ पोल गुजरात अनाउंसेस पैनल टू स्टडी यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए अगर तो आप बिल्कुल बिगिनर है ना न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो ये आप आए दिन हर महीने में एक तो बार तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेंगे। कोई आपको एमएलए कहीं पे बोलता हुआ ये दिख जाएगा, कोई आपको
कोई अपने पॉलिटिकल कैंपेन द्वारा बोलते दिख जाएगा, कभी आपको सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कुछ बातचीत करते दिख जाएगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि है क्या, ब्रीफली आई वुड एक्सप्लेन टू यू। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट अ कर्सरी रीडिंग ऑफ द आर्टिकल। अब देखिए, गुजरात गवर्नमेंट ने सैटरडे को एक प्रपोजल रखा है कि हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कमिटी जो इवैल्यूएट करेगी हर एस्पेक्ट को कि क्या इंप्लीमेंट किया जा सकता है हमारी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को। अब देखिए, ये पहली स्टेट नहीं है जो ऐसा कर रही है। उत्तराखंड ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला चुका है, ठीक है। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसके रूल्स नहीं बने हैं, बट ऑफ कोर्स उत्तराखंड हैज ऑलरेडी डन इट्स पार्ट ऑन इट। अब कमेटी विल बी हेडेड बाय, कमेटी को हेड करेंगे रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, और उनमें 3 से 4 मेंबर्स होंगे। ऑलराइट, अब देखिए कोई डेडलाइन तो नहीं दी गई है। अब देखिए, आपको पता है अभी गुजरात में इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है, गुजरात में इलेक्शंस आने वाले हैं, और जस्ट उससे पहले देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान देखिए, सबसे बड़ा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का रीजन है ना, वो ये है कि जो सरकार है, जो पावर में लोग हैं, ऑब्वियसली उनके पास सबसे बड़ा फायदा ये होता है लोगों को परसुएड करने का या लोगों को प्रभावित करने का, क्योंकि वो सरकार में है ना। तो इलेक्शन कमीशन द्वारा मॉडल कोड लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सरकार में हो, आप कोई भी लुभावने प्रपोजल्स के साथ आ सकते हो। इलेक्शन से जस्ट एक दिन पहले, पोलिंग से जस्ट एक दिन पहले आप पोल्स बदल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिली ही ना आपके ऑपोजिशन को। इसीलिए इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाती है, जो ये कहती है कि इलेक्शन से इतने समय पहले तक स्पेसिफिक जो भी गाइडलाइंस होती है, इतने समय पहले तक जो सरकार है, ये जो इनकम्बेंसी है, वो अपना कोई भी इस तरह का नया प्रपोजल, नया कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या नया कुछ भी इस तरह के प्रोमिसेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जस्ट शुरू से होने से पहले फटाफट इस तरह के प्रपोजल्स आ रहे हैं गुजरात में, ठीक है। तो राइट, नो डेडलाइन, कोई डेडलाइन नहीं है। कमेटी कब सबमिट करेगी अपनी रिपोर्ट? अर्ली इन मई दिस ईयर। अब देखिए, जैसे हमने उत्तराखंड का देखा था, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड इट डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी इन द स्टेट। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश में भी आपको पता है इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उन्होंने भी अनाउंस किया है कि हम सोच रहे हैं कि हम स्टेट में जल्दी से जल्दी यूसीसी लेके आएंगे। अब देखिए, यूसीसी है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप अगर सिर्फ आप अपने नाम को ही, इस पर्टिकुलर नाम को ही या फुल फॉर्म को, इस एक्रोनिम की थोड़ा सा डिसाइफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यूनिफॉर्म यानी कि एक, सबके लिए सिमिलर, सबके लिए आइडेंटिकल, ठीक है। सिविल यानी कि सिविल मैटर्स क्या होते हैं? जो क्रिमिनल नहीं होते वो सिविल मैटर्स होते हैं, जो आम आदमी के डे टू डे मैटर्स होते हैं, मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी इनहेरिट करना, अडॉप्शन, ये पर्सनल मैटर्स आपके, ठीक है। तो सिविल यानी कि आम लोगों के जितने मैटर्स है। कोड यानी कि उनका एक ही, यानी कि एक सिंगल लॉ होगा या एक सिंगल रूल होगा इन तरह के मामलों में, सिविल मामलों में, पूरी कंट्री के हर एक इंसान के लिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। यूसीसी इज बेसिकली envisaged टू प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल। अब देखिए, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये चीज आप अगर किसी से समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपको शायद ही ये चीज बताए। यूसीसी का मतलब ये नहीं है कि बैठ के रातों रात इतने घंटे लगा के एक नया लॉ लाया जाएगा जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन सब पे अप्लाई होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, आपको पता चलेगा। इसमें बेसिकली क्या होगा, अगर हिंदुइज्म है फॉर एग्जाम्पल, हिंदुइज्म में अगर कोई चीज, अगर आप समझिए सक्सेशन यानी कि प्रॉपर्टी का जो मामला है, प्रॉपर्टी के मामले में अगर जो कमेटी बैठी लॉ की, उसे लगा के प्रॉपर्टी के मामले में जो हिंदू रिलीजन कहते हैं उनके लॉ कहते हैं पर्सनल, वो सही लग रहा है, तो प्रॉपर्टी के मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये रख लेते हैं। या फिर अगर सपोज कीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में से कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा है जो उसमें वो अच्छा कह रहा है, बेसिकली अच्छा इन द सेंस हर एक सेक्शन जो है, विमेन, चिल्ड्रन, हर एक को मतलब अच्छे उनके राइट्स मिलना, ठीक है। तो उनको लगा कि ये वाला पर्टिकुलर रिलीजन इस चीज में अच्छा कह रहा है, तो वो आप इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इविल प्रैक्टिसेस जो हर रिलीजन के पर्सनल लॉज की हैं उसको हटाना और अच्छी प्रैक्टिसेस को रिटेन करना, ये इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से बेसिकली होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें बहुत चैलेंजेस हैं जो हम आगे अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
तो ये बेसिकली होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब खुद से ही सारे बोलते रहते हैं मिनिस्टर्स या इलेक्शन कैंपेन के दौरान। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 44 आपको पता है, जो एक डीपीएसपी है, वो ये कहता है दैट द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर अ यूसीसी फॉर ऑल द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा। और ये बहुत जरूरी है एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए। ऐसे बहुत सारे आपको, स्पेशली जो बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, बहुत बार आपको ये कहते दिख जाएंगे कि जो सो कॉल्ड कांग्रेस है वो सेक्युलर नहीं है, क्योंकि आप सेक्युलर तब तक नहीं हो सकते। सेक्युलर मतलब होता है एक, है ना, उनकी डेफिनेशन बता रही हूँ, आपकी और मेरी डेफिनेशन क्या है वो अभी इस जगह मैटर नहीं करती। तो वो यही कहते हैं हम तब तक ट्रूली सेक्युलर नहीं बन सकते जब तक हमारे देश में एक्चुअल में यूसीसी नहीं आ जाता, ठीक है। किसी और, अब देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। जब भी आप बीजेपी के या फिर हिंदुत्व फोर्सेस के बारे में आप कुछ भी पढ़ते हैं, सबसे बड़ा जो एलिगेशन है, अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉज पे देखें, तो ये है कि पॉलीगैमी होती है। और पॉलीगैमी के खिलाफ एक था ट्रिपल तलाक का, वो ऑलरेडी मिस्टर मोदी हैज डन अवे विद दैट, है ना। आपको पता है ट्रिपल तलाक जो बिल आया, फिर लॉ बन गया, ये सब कुछ हो चुका है, तो उसको उन्होंने कर दिया। अब इनको पॉलीगैमी को भी हटाना है, यानी कि एक आदमी के ज्यादा वाइफ्स होना, ठीक है, एक से ज्यादा वाइफ होना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, उनका रिलीजन जो अलाउ करता है, इट गोज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ वुमेन। और यही गुजरात में देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है, आपको पता है, ये कोई इट्स एन ओपन सीक्रेट कि गुजरात में कितना इस तरह के कार्ड्स खेले जाते हैं, ठीक है। तो गुजरात में इसीलिए ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो यूसीसी का बैकग्राउंड देखिए ब्रिटिश इंडिया तक जाता है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में भी एक बारी जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वो यहीं से चालू हुआ था सब कुछ, ठीक है। तो ये सब कुछ तो आपको पता है। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यूसीसी को लाने का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। देखिए, आप ऐसा समझते हैं कि हिंदू पर्सनल लॉ एक ही है या मुस्लिम पर्सनल लॉ एक ही है, ऐसा नहीं है। आप कितने लॉज पढ़ लोगे उसको कोडिफाई करने के लिए, कितने लॉज को कोडिफाई करोगे? क्योंकि इट इज अ मिथ दैट हिंदूज आर गवर्न्ड बाय वन यूनिफॉर्म लॉ। नो, अगर आप देखें नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में जितने हिंदूज हैं, वो क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज करना एक प्रोहिबिटेड है। हम जैसे, आई बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया, एंड हमारे यहाँ पे इट इज लाइक कि भाई बहन होते हैं ना, क्लोज रिलेटिव्स। तो लेकिन साउथ में इट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस कि जितना ज्यादा हो सके पॉसिबल आपस में ही मैरिज हो, है ना। तो अब हिंदू में एक सिविल मैटर है मैरिज, अब वही सेम नहीं है नॉर्थ और साउथ में, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। वैसे ही मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इनमें भी ऐसा ही है ना। और अगर हम साथ में बात करें, तो अब आप सोचिए, अगर जो लोकल कस्टम्स है नागालैंड के या फिर मेघालय के या मिजोरम के, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के कई रीजन्स देखें जहाँ पे बेसिकली जो मैन है वो अपना घर छोड़ता है शादी के बाद, और मैट्रिलिनियल वहाँ पे जो चलता है सक्सेशन, वहाँ पे जो आपके फादर का नहीं बल्कि आपकी मदर की तरह से पूरी प्रॉपर्टी आती है। तो वो सब कुछ कैसे, इतना सब कुछ कैसे करोगे आप, कितना यूनिफॉर्म कर लोगे? क्योंकि आप तो संविधान ही हमारा ये कहता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन लोगों के जो लोकल कस्टमरी लॉज हैं आप उनको छेड़ भी नहीं सकते। तो यूनिफॉर्म कैसे कर दोगे सबके लिए एक लॉ कैसे लाओगे आप सिविल मैटर्स में? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए लॉ कमीशन ने बोला है कि अभी देखिए स्थिति कॉन्ड्यूसिव नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ चढ़ के मत कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, कर्क्यूमिन कंपाउंड प्रोटेक्ट्स कैटल फ्रॉम डिसीजेस स्टडी। ओके, अब देखिए ऐसा हुआ है इन अ मेजर ब्रेक थ्रू इन क्रिएटिंग इम्यूनिटी इन कैटल अगेंस्ट। कर्क्यूमिन क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। कर्क्यूमिन जैसे हल्दी होती है, टर्मरिक, है ना। टर्मरिक के अंदर बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, हम तो बहुत बारी जब एंटीबायोटिक के रूप में ही हल्दी को कंज्यूम करते हैं, हल्दी वाला दूध इज समथिंग एवरीबडी नोज, हल्दी मुंह पे लगाई जाती है ताकि कोई भी इंफेक्शन ना हो, फेस, स्किन, ये सब कुछ, ठीक है। तो हल्दी के अंदर कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, उसमें से ये एक बायो एक्टिव कंपाउंड है ये, ठीक है, कर्क्यूमिन। तो यही चीज आपको पता होनी चाहिए कि कर्क्यूमिन इज द स्टार ऑफ द टर्मरिक, मतलब यही जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कर्क्यूमिन के बारे में ये बोला गया है कि ये एक अच्छी इम्यूनिटी कैटल में भी प्रोवाइड कर सकता है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस इंक्लूडिंग मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस क्या होता है? मेस्टाइटिस इज बेसिकली, अगर हम बोवाइन मेस्टाइटिस की बात करें, सिर्फ बोवाइन में नहीं, ह्यूमंस में भी होता है, यानी कि फीमेल्स में।
तो बोवाइन मेस्टाइटिस इज बेसिकली एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द अडर टिश्यू, ठीक है। अडर टिश्यू जो है इनका, जहाँ आप जिससे यू मिल्क द काउ है ना, तो वो जो मेमरी ग्लैंड है वो अगर बाई चांस उसको एक फिजिकल ट्रॉमा लग जाता है या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो ये मेस्टाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पुअर क्वालिटी ऑफ मिल्क आएगा, रिड्यूस्ड यील्ड आएगी और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है, ठीक है। तो ऑलराइट, हम देखते हैं रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली वैलिडेट किया है द इम्यूनोमॉड्यूलेशन एबिलिटी ऑफ अ नेचुरल, अब देखिए ऑब्वियसली ये एक नेचुरल फाइटोकेमिकल कंपाउंड है कर्क्यूमिन, विद कर्क्यूमिन एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो एक फाइटोकेमिकल कंपाउंड जिसके अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होगा वो कर्क्यूमिन होगा, उसको यूज किया गया, टेस्ट किया गया और इस पूरे टेस्टिंग पीरियड के दौरान एक भी मेस्टाइटिस का केस नहीं आया, तो विच इज ऑफ कोर्स रिमार्केबल। ओके, अब देखिए इकोनॉमिक लॉस मेस्टाइटिस की वजह से इंडिया में कितना होता है, इट एक्सीड्स 13,000 करोड़ एनुअली। तो आप देख सकते हैं अगर सिर्फ एक छोटा सा तो कंपाउंड है कर्क्यूमिन, नेचुरली भी अवेलेबल है, तो किस तरह से गेम चेंजर बन सकती है ये रिसर्च। अब देखिए अगर आप कभी भी कैटल के बारे में, उनके डिसीजेस के बारे में या फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप इसे लिख सकते हैं। ओके, डू नॉट यूज दैट क्लीशे टर्म्स जो हर कोई लिख रहा है। दे ऑल्सो नोटेड दैट नो वैक्सीनेशन, अब कोई वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं है बोवाइन मेस्टाइटिस के खिलाफ, ऑलराइट। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये बेसिकली इन्फेक्शियस डिसीजेस के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग और भी इन्फेक्शियस डिसीज, जिसमें से एक मेस्टाइटिस है, बाय इंक्रीजिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन एम, लिम्फोसाइट्स। अब देखिए जो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स वगैरह ये बेसिकली WBCs हैं। WBCs तो इम्यूनिटी देते हैं, तो ये सारे तरीके के WBCs हैं। इंक्रीज इन कैल्शियम फॉस्फोरस एंड एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो एंड डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स सब्सटैंशिएट 10% इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ। ओके, यहाँ पे लिखा है हाउएवर इट हैज बीन नोटिस दैट द अनकंट्रोल्ड, अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर आपके कैटल में है ना, बोवाइन में कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक होता है, इन्फेक्शियस डिसीज आती है, तो आप एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं उन्हें। अब आप एंटीबायोटिक्स जब बार बार सेम ही एंटीबायोटिक खिलाते रहेंगे, ओवर डोजेज करेंगे, तो फिर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाएगी, जिसे हम AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फिर आप वही सेम दवाई अगर उनको खिलाएंगे, उनका शरीर उसके खिलाफ एक्ट ही करना बंद कर देगा, तो वो डिसीज कभी क्योर होगी नहीं, और यही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसी वजह से इट इज गुड ओनली, क्योंकि इसके खिलाफ आप क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ऑलराइट। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें यहाँ मेंशन नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस में मेंशन है। ओके, टेररिस्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू हार्म सोसाइटी, मिस्टर जयशंकर। अब आपको पता है, देखिए कल मैंने आपको कहा था 5 पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे कि अगर आप न्यूज़पेपर फिजिकल फॉर्म में पढ़ते हैं तो उसकी कटिंग करके जरूर रखिए, क्योंकि कभी कभी वर्बैटिम पूछ लेते हैं कि क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, क्या 5 पॉइंट्स हाईलाइट किए गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर द्वारा। तो इस तरह की भी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं आजकल, इस तरह का ट्रेंड है। तो उस पर हमने देखा था कि शायद सोल्यूशंस किसी तरह के ऑफर किए जाएंगे पॉइंट वाइज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो मतलब वो पॉइंट्स अब और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती तो हम वो चीज इतना नहीं कंसिडर करते इंपॉर्टेंट, तो उनको पढ़िएगा, याद करिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा है आज फाइनल डे पे काउंटर टेररिज्म कमिटी की। ओके, टेररिज्म इज स्टिल वन ऑफ द ग्रेवेस्ट थ्रेट्स टू ह्यूमैनिटी, ये कहा है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने सैटरडे को, जो कंक्लूडिंग डे है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी की स्पेशल मीटिंग का। ओके, अब देखिए इन्होंने बोला है दैट सॉट टू फोकस ऑन द मिसयूज। अब ऑब्वियसली इसका जो 2 कॉन्फ्रेंसेज हुई है ना, मुंबई और दिल्ली में, तो दोनों का ही टेक्नोलॉजी किस तरह से इवॉल्व हो रही है और किस तरह से टेररिज्म के लिए टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, यही इसका थीम था, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली बोला है कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। मिस्टर जयशंकर ने और भी क्या बोला है कि बहुत तरह की नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने बेसिकली एनहांस कर दिया है टेरर ग्रुप्स की कैपेबिलिटीज को, पर्टिकुलरली जो ओपन और लिबरल सोसाइटीज, आज मोस्टली हर कंट्री ओपन और लिबरल है, ठीक है। अब ओपन और लिबरल में आपके पास
इंटरनेट है, आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये पोटेंट इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं इन द टूल किट ऑफ टेररिस्ट एंड मिलिटेंट ग्रुप्स फॉर स्प्रेडिंग देयर प्रोपेगेंडा, जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। रेडिकलाइजेशन हो रही है, ब्रेन वॉशिंग हो रहा है। देखिए एक पर्टिकुलर सेक्शन है, अगर एक टेरर ग्रुप है, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी को इंडिया में कैसे टारगेट करते हैं, इस तरह की इमेजेस जो ऑब्वियसली फेक इमेजेस होती है, मॉफ्ड इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि देखिए ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मेजॉरिटी है आपकी कंट्री में, वो हमारे साथ क्या करती है, आप क्यों चुप रह रहे हैं, आप आर्म्स उठाइए उनके खिलाफ, एंड ऑल ऑफ दैट। दिस इज हाउ दे ब्रेन वॉश certain communities by morphing images and videos. ओके, तो एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एम्ड एट डिस्टेबलाइजिंग सोसाइटीज, तो यही इन्होंने पॉइंट करते हुए बताया है। अब देखिए ये दिल्ली डिक्लेरेशन जो फाइनली साइन की गई है, इन्होंने यूएस और इंडिया का जो कंसर्न है कि चाइना बार बार हमारे टेररिस्ट डेजिग्नेशन को ब्लॉक करती जा रही है, 5 हमारे प्रपोजल्स को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक इन द सेंस दे प्लेस्ड इट ऑन होल्ड के हम देखेंगे, टेक्निकल इश्यूज देखेंगे, हमें पूरी छानबीन करनी है, ये कौन है, इनके घर बार क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस पे बेसिकली इसको तो दिल्ली डिक्लेरेशन में मेंशन नहीं किया गया, पर हमने कल डिस्कस किया था किस तरह से साजिद मीर को प्रेजेंटेशन जब दिखाई गई हमारी कंट्री द्वारा, हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर द्वारा, जो होम मिनिस्टर के और पर्सनल थे उनके द्वारा जब लगाया गया प्रेजेंटेशन में, तो उसमें किस तरह से आवाज चलाएगी, साजिद मीर कैसे अटैक करने के लिए कह रहे हैं, शूट करने के लिए कह रहे हैं, टेरर अटैक लॉन्च करने के लिए कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को दिखाया गया। फिर उसके खिलाफ चाइना ने बोला कि आप प्लीज पोलिटिसाइज मत करिए, ये तो एक टेक्निकल मीटिंग थी, आप इसको क्या बना रहे हो, एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, तो ओके, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन द पास्ट 2 डेकेड्स, अब ये मिस्टर जयशंकर ने और क्या कहा है कि पिछले 20 सालों में डेफिनेटली जो यूएनएससी है वो इवॉल्व हुई है कि इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर की तरह, जो बेसिकली इट इज बिल्ड प्राइमरली अराउंड द काउंटर टेररिज्म सैंक्शन regime, जैसे कि 1591 जो हमने सूडान मॉडल जब डिस्कस किया था, तब हमने डिस्कस किया 1267 सैंक्शंस कमेटी के बारे में, तो आप जानते हैं क्योंकि उसी के तहत सारे अब जब अगर कोई टेररिस्ट है उसमें लिस्ट कर दिया जाए तो उस पर फिनेंस एम्बार्गो लग जाता है, ट्रेवल एम्बार्गो लग जाता है, एंड यू नो ऑल ऑफ दैट। तो इसी तरह से यूएनएससी फंक्शनल करती है काउंटर टेररिज्म अपने एक्शंस को। दिस हैज बीन वेरी इफेक्टिव इन पुटिंग दोज कंट्रीज ऑन नोटिस। ऑब्वियसली इन्होंने ये बोला है, देखिए पाकिस्तान को एक वील्ड रेफरेंस, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया मिस्टर जयशंकर ने, फिर भी पाकिस्तान को रेफर कर दिया, क्योंकि ये जो यूएनएससी की ये जो सैंक्शंस रजीम है काफ़ी इफेक्टिव है। ये उन कंट्रीज़ को अलर्ट पे रख लेती है जो बेसिकली स्टेट, मतलब जिन्होंने टेररिज्म को एक स्टेट फंडेड एंटरप्राइज बना दिया, मतलब उन्होंने एक बिजनेस बना दिया है कि स्टेट आपको फंड करेगी, आप लाइए रेवेन्यूज, लाइए फैलाइए दंगा फसाद एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये इन्होंने मेंशन किया है। ऑल मेंबर स्टेट्स मस्ट कोऑपरेट फुली इन द फाइट अगेंस्ट। अब देखिए ये क्या है, आपसे अगर पूछा जाए दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म क्या थी, तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। तो ये हम उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। ऑल मेंबर स्टेट्स मस्ट कोऑपरेट फुली इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेफ हेवन्स। कहाँ पे बेसिकली इनको पनाह दी जा रही है, किनकी सॉइल से ये अपने अटैक्स, जिस तरह से हमने अफगानिस्तान में फॉर एग्जांपल देखा था, सबारी को जब उनके पॉश बंगलों में खड़े हुए अपनी बालकनी में उनको ड्रोन अटैक द्वारा मारा गया यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस तरह के सेफ हेवन्स और भी होंगे, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर आप बेसिकली हर कंट्री मिलके कोऑपरेट करे कि उनको इन तरह के टेररिस्ट को इस तरह की पनाहें ना मिले जहाँ पे भी वो होते हैं, ठीक है। एंड वी शुड एक्चुअली ब्रिंग टू जस्टिस एनी पर्सन हु सपोर्ट्स, फैसिलिटेट्स, पार्टिसिपेट्स इन द फाइनेंसिंग। अगर कोई भी इंसान टेररिज्म को फैसिलिटेट करने में किस तरह से भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली योगदान दे रहा है, उसको लाइए दुनिया के सामने, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलेंगी। कोई भी फाइनेंसिंग करने में, प्लानिंग करने में, प्रिपरेशन करने में या कमीशन करने में, यानी कि इंप्लीमेंट करने में टेररिस्ट एक्ट्स को हेल्प करता है। लेट्स वर्क ऑन दैट। ओके, यही डिक्लेरेशन ने बोला है, स्टेटेड द फाइनल दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पसेस। अभी देखिए 35 पैराग्राफ का था ये दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसने बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखिए टेक्नोलॉजी की बात है तो टेक्नोलॉजी का कुछ तो मेंशन होगा, क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली फोकस रखा गया है थ्रेट फ्रॉम द अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, जो ड्रोन्स होते हैं बेसिकली, इट इंक्लूड्स ड्रोन्स, क्योंकि ड्रोन्स के अलावा और भी बहुत तरह के ऐसे एरियल सिस्टम्स होते हैं। ओके, और साथ में इन्होंने बोला है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को इन्होंने मेंशन किया है,
and recruitment through online platforms as well as terrorist financing through cryptocurrencies, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जो हमने कल डिस्कस किया था, and other virtual means with members noting with additional concern. अब इस दिल्ली डिक्लेरेशन में लिखा है कि members additional concern के साथ particularly एक और चीज नोटिस कर रहे हैं that there has been increasing global misuse of unmanned aerial systems by terrorists to conduct attacks against and incursions into critical infrastructure, यानी कि जो आपका सिक्योरिटी सेटअप होता है, आपके सर्वर्स है, आपके कंप्यूटर्स के जो पूरी सिक्योरिटी सेटअप के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, उस पर ही आपने अटैक कर दिया, सारे सर्वर को खत्म कर दिया एक ही बारी अटैक करके ड्रोन अटैक द्वारा। या फिर कोई सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं यानी कि पब्लिक प्लेसेस जो क्राउडेड मार्केट्स हैं, बहुत बार अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली के बहुत सारी मार्केट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर समय क्राउडेड रहती हैं, वहाँ पे अटैक करना या थ्रेट फैलाना कि यहाँ एक बॉम्ब रखा है, या फिर ट्रैफिक करना ड्रग्स को, आर्म्स को, नारकोटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, इस तरह की चीजें मेंशन है इसमें। अब देखिए पर्टिकुलरली ये जो सीटीसी मेंबर्स हैं इन्होंने रेफर किया है जो यूएई और सऊदी अरेबिया में ड्रोन अटैक्स हुए थे, ये जनवरी की बात है मोस्ट प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे बेसिकली जो हाउथी यानी कि जो ईरान बैक्ड रिबेल्स हैं उन्होंने ड्रोन अटैक करवाया था यूएई की बिल्डिंग्स पे और सऊदी अरेबिया की बिल्डिंग्स पे। तो इस तरह के जो अटैक्स हो रहे हैं टेररिस्ट द्वारा, ठीक है, इन्होंने स्पेसिफिकली इसको मेंशन किया है और साथ में मेंशन किया गया है क्रॉस बॉर्डर ड्रोन एक्टिविटी इनटू इंडिया। अब ये किन्होंने किया है, देखिए अगर आपको याद हो, आई डोंट नो आप कब से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे ड्रोन अटैक्स मिलिटेंट्स कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये चीज़ एक काफ़ी, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप एआई अडॉप्ट कर लेंगे कल को, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से बन गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अडॉप्ट कर लेंगे ये, तो ऐसे तो इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने बोली है। अब देखिए ऐसा हो कि रशिया भी साथ में काउंटर टेररिज्म मीटिंग पे है, साथ ही में वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं और कुछ यूक्रेन वॉर की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम देखते हैं बेसिकली सेशन के दौरान और क्या बोला गया है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फ्रांस उन्होंने अटैक किया है रशिया को कि अब देखिए हम ड्रोन्स का ओवर यूज देख रहे हैं बाय स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट तो टेररिस्ट स्टेट एक्टर्स भी करने लगे हैं, क्योंकि बैटल फील्ड पे स्टेट एक्टर्स एंड ऑल्सो स्टेट्स आर यूजिंग ड्रोन्स एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स indiscriminately violating international law. France will continue to carry the values of multilateralism, democracy and international law. अब देखिए ये क्यों बोला है इन्होंने, रशिया कैसे यूज कर रहा है ड्रोन्स, क्योंकि जो आप ड्रोन मिसाइल अटैक्स देख रहे हैं, ड्रोन अटैक्स देख रहे हैं, अभी सिटी यानी कि सिविलियन जो एरियाज हैं उसमें भी अटैक करना शुरू हो गया है। रशिया ने अभी 75 मिसाइल्स अटैक किया है, ये सब कुछ ड्रोन्स के माध्यम से हुआ है, ठीक है। अब साथ ही में फिर रशिया ने भी तो कुछ जवाब देना है। रशिया ने ब्लेम किया है फ्रांस और यूके को, क्योंकि फ्रांस और यूके क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं वेपन्स यूक्रेन को। अब यूक्रेन देखिए क्या है, यूक्रेन ने क्या किया है, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है किसके खिलाफ, रशिया की एक शिप के खिलाफ। ब्लैक सी फ्लीट थी, एक ब्लैक सी में थी क्राइमिया वाले रीजन के पास, उसको सीवियरली डैमेज किया है। इट वॉज वन ऑफ द रशियन वॉरशिप्स देयर। अब वो किससे यूज करके, ड्रोन यूज करके किया है ना। तो मतलब इन्होंने कहा है कि आप हम पे अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आप या क्या कर रहे हो हमारे फ्लीट्स के खिलाफ। साथ ही में देखिए इस दिल्ली डिक्लेरेशन में एक और चीज़ के बारे में काफ़ी एम्फेसिस दिया गया है। सारी कंट्रीज़ ने ह्यूमन राइट्स है ना जो वर्ड, उसको दिल्ली डिक्लेरेशन में बहुत बार यूज़ किया गया है। तो सारी कंट्रीज़ ने, नॉर्वे, आयरलैंड, इन तरह की कंट्रीज़ ने स्पेसिफिकली बोला है, देखिए जो बहुत बड़ी स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत बार क्या करती हैं कि वो कहते हैं कि हम काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। और उसको करते हुए वो क्या करते हैं, सर्वेलेंस स्टेट बना देते हैं। वो कहेंगे जी हमें पता होना चाहिए व्हाट्सएप पे हर बंदा एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, है ना, क्या बात कर रहा है, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट हो सकता है। तो फिर आप सबकी पर्सनल, आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के बारे में भी सब जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो काउंटर टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हुए, जैसे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा एलिगेशन जब अगस्त 5 को स्ट्राइक डाउन किया गया धारा 370 को, तो ये था कि काउंटर टेररिज्म आप कह तो रहे हैं कि आप कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपने 1-1.5 साल के लिए वहां पे इंटरनेट ही ब्लॉक कर दिया। आपने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया, आपने ये नहीं सोचा कि वहां पे ह्यूमन राइट सफर कर रहे हैं। इंटरनेट इज अ बेसिक नेसेसिटी। ये अब कोई दिन जा रहा है कि किसी दिन भी अब इंटरनेट को एक फंडामेंटल राइट कंप्लीटली वर्बैटिम डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो फिर आप फंडामेंटल राइट ले रहे हो एक किसी का, है ना, क्योंकि वहाँ पे बच्चे तो वहाँ भी पढ़ते हैं। अगर आप मेरे से यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं तो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, एडुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एडुकेशन सफ़र होगी। इस तरह की उन्होंने एलिगेशंस को, ऑब्वियसली इंडिया की इन चीज़ों को नहीं उठाया उन्होंने, पर उन्होंने ये बात की है कि काउंटर टेररिज्म को के
कि गांव में बेसिकली अब ह्यूमन राइट्स को नहीं इम्पैक्ट हो सकते। ठीक है, कंट्रीज बहुत अच्छी बात है, काउंटर टेररिज्म के खिलाफ तो सबने लड़ना है, इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट, इट हैज़ टू बी वन, पर ऑफ कोर्स आप ह्यूमन राइट्स को ना निगलेक्ट करें। टेरर एक्टिविटीज अप इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस 2021, इंडिया टेल्स यूएन पैनल। देखिए अब ये वो हैं जो समझते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं, ग्रे लिस्ट कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया, इससे क्या होता है। तो मैंने आपको तब भी बताया था, देखिए जब FATF की जो रेटिंग्स है ना, वो एक तरह से ग्लोबल रेटिंग्स की तरह एक्ट करती हैं। अगर FATF ने आपको पुअर रेट दे दिया, ग्रे लिस्ट में रख लिया, ब्लैक लिस्ट में रख दिया, तो कोई कंपनी आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने आएगी, आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस में चली जाएगी कंट्री, है ना। आप फाइनेंसिंग नहीं कर सकते अपने टेरर ग्रुप्स की। तो इस तरह से बहुत इफेक्टिव है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये जो लिस्टिंग सिस्टम है। तो हम देखते हैं बेसिकली इंडिया ने क्या इन्फॉर्म किया है UNSC को, यही काउंटर टेररिज्म कमेटी के कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, कि देखिए जो क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्टिविटीज है जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, जब से सिंस द एंड ऑफ 2021 काफी बढ़ने लगा है, हमने स्टीपली राइज होते देखा है। क्योंकि देखिए क्या हुआ, इस टाइम पे आपने बेसिकली सबको पता चल गया था पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से हटाने वाले हैं। पाकिस्तान को भी पता चल गया था क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ पूरा कर दिया। उन्होंने, पाकिस्तान ने जब ये बात कह दी कि अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है, आप आए हमारी कंट्री में आके सब कुछ देख लो, हमारे पास तो है ही नहीं ये टेररिस्ट, बाकी हमने लॉ ले आए हैं इतने सारे, हम एंटायर टेरर फाइनेंसिंग लॉज ले आए, हमने बहुत सारे टेररिस्ट को जेल में भी बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर उस टाइम सबको पता चल गया, देखिए इंडिया को भी पता चल गया था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हटने वाली है। सिंस द एंड ऑफ 2021 पाकिस्तान फिर ढीला पड़ गया, FATF ढीला पड़ गया उसके ऊपर, है ना। फिर क्या हुआ, तब से फिर उन्होंने अपने टेरर अटैक्स इंडिया के खिलाफ बढ़ाने शुरू कर दिए। अब यही देखिए बेसिकली क्या बोला है, अर्लियर दिस मंथ द FATF रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट ऑफ countries under increased monitoring. India informed the panel that terror activities, देखिए जब 2018 में आपको पता होगा जब ग्रे लिस्ट में बेसिकली इंक्लूड किया गया पाकिस्तान को, तब से लेके टिल द एंड ऑफ 2021 बहुत हद तक इंप्रूवमेंट देखी थी हमने टेरर एक्टिविटीज में, मतलब बहुत डिक्लाइन देखा था। ओके तो आप देख सकते हैं किस तरह से इफेक्टिव है, यही चीज हमने पॉइंट करते बताई है। अब देखिए FATF से वो हट तो गए हैं और इंडिया की सहमति से हटा है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से, क्योंकि इंडिया भी एक मेंबर है FATF का और उसको भी सहमति देनी थी अगर किसी कंट्री को हटाना है एक पर्टिकुलर लिस्ट से। तो द काउंटर टेररिज्म कमेटी शुड नोटिस हाउ इफेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरह से इफेक्टिव होते हैं यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेशंस। हम क्यों कह रहे हैं कि आप 1267 सैक्शंस कमेटी में इंक्लूड करें इन 5 टेररिस्ट को, क्योंकि इफेक्टिव हैं, FATF की लिस्टिंग्स भी इफेक्टिव हैं। ओके अब इन्होंने बोला है जिस दिन से उन्हें पता चल गया पाकिस्तान को कि अब फाइनली अब हमारा सिर से बोझ उतर गया, हम ग्रे लिस्ट से हटने वाले हैं, तब से देख लीजिए, तब से लेके अभी तक 50% से ज़्यादा उनके बेसिस जहाँ से वो अपनी टेरर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं वो बढ़ गए हैं। और हम और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हार्ड टारगेट यानी कि जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन हैं उनको भी अब ट्रबल करना शुरू कर देंगे। अगर हम कुछ स्टैट्स देखें तो जो प्रेजेंटेशन बेसिकली हमने कमेटी के समक्ष रखी, उस प्रेजेंटेशन में ये दिखाया गया कि देखिए अगर हम मिड 2018 यानी कि जब जस्ट पहले उसको ग्रे लिस्ट में डालने से 600 अराउंड टेरर कैंप्स थे जम्मू कश्मीर में। फिर अब देखिए जब ये ग्रे लिस्ट में थे जिस दौरान उसमें 150 आ गया। अब देखिए कितना स्टीप डिक्लाइन देखा था हमने, कितने इफेक्टिव है इस तरह की लिस्टिंग्स। फिर उसके बाद जब से 2021 से और ये सितंबर 2022 तक नंबर ऑफ टेरर बेसिस हैव शार्पली इंक्रीज टू 225 150 से। तो इसीलिए ये कंसर्न रखना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही हम कर रहे हैं। ऑलराइट सो लेट्स रीड दिस। अब देखिए बहुत बार हम पढ़ते हैं सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, या फिर हम बहुत बार पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स, या फिर हम पढ़ते हैं NGOs। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती। आप डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो पीपल को किसी चीज़ या किसी इशू पे पर्टिकुलरली डेमोक्रेटाइज कराना, उनको इन्फॉर्म करना कि ये मुद्दा है, सरकार का ये कहना है, आपका क्या कहना है, आप हमें बताएं, हम सरकार को बता देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के फंक्शंस, या फिर डेवलपमेंट में भी कुछ कुछ अपना योगदान देना, या कोविड पैंडेमिक के टाइम पे आपने देखा था किस तरह से सिविल सोसाइटी ने अपना योगदान दिया, खालसा एड ने कितने लोगों को भूखे पेट सोने से बचाया, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। कितने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स NGOs ने बांटे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी के दौरान अब हम देख रहे हैं कि नॉर यूथ सीक एफिडेविट फ्रॉम इलेक्शन कैंडिडेट्स अगेंस्ट
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो देखिए अब इलेक्शन का मामला सिर्फ इलेक्शन तक सीमित नहीं है। गिवन द फैक्ट अब अवेयरनेस जाग रही है, लोगों को अपने राइट्स और अपने अच्छे बुरे के बारे में पता तो पहले भी था, लेकिन आज उनके पास आवाज है क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि देखिए द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, सो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द पीपल। ओके, तो ये चीज अब पता लग रही है जैसे जैसे हम इस तरह की आवाजें देख रहे हैं। अब जैसे कि हमने अभी बहुत रिसेंटली देखा कि हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शंस आने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं नवंबर 12। ओके, तो वही एक ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, कुछ यंग लोगों का ग्रुप है इन द स्टेट्स ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है हिमाचल प्रदेश का एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, जहाँ पे बहुत बहुत लोग घूमने भी जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब इतने सालों में इसने, हमने बहुत रिसेंटली भी देखा था किस तरह की लैंडस्लाइड होती है किन्नौर में, किस तरह की इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफीज होती हैं, है ना। तो बहुत ग्रस्त है ये पर्टिकुलर रीजन इन तरह की इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफीज से। फ्लड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी जो डैम्स हैं इतने ज़्यादा बन रहे हैं उससे कुछ हो ना जाए। ओके, तो बेसिकली ये जो यंगस्टर्स हैं इन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस बीजेपी, किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कोई भी पार्टी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे कैंपेनिंग करने आएगा या कोई भी आएगा, ठीक है, तो हम उनको कन्फ्रंट करेंगे ओपनली और हम उनको बोलेंगे कि आप एक रिटन एफिडेविट दीजिए। ओके, कि आप बेसिकली उस हर तरीके का नया जो हाइडर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उसको बंद करवाएंगे या क्या करेंगे उसको बंद करने के लिए, और उसको बंद कर देंगे तो फाइनली फिर पावर कहाँ से आएगी बाकी प्रोजेक्ट से। क्या आपका प्लान है इन चीज़ों के बारे में? तो जब तक आप ये नहीं दोगे, जब सबसे बड़ा मुद्दा ही यहाँ पे किन्नौर में ये है इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफी, तो फिर हम उसके अलावा आपसे कुछ और सुनना ही नहीं चाहते। तो ये जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली ऑलमोस्ट अ ईयर अगो इन्होंने लॉन्च किया था एक कैंपेन, नो मीन्स नो। ठीक है, मतलब नो मीन्स नो, हम किसी भी तरह का नया हाइडल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं सेटअप होने देंगे। अब यही है बेसिकली जो इस तरह का कैंपेन भी चला रहे हैं। अब ये बेसिकली क्या करेंगे, ओके लेट मी जस्ट रीड इट। अब देखिए ये जो भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टैंड रखेगी या फिर कोई भी कैंडिडेट इस इशू पे जो भी रिटन में देंगे कि अच्छा हमारा ये स्टैंड है इस मुद्दे पे, या तो फिर ये कन्वे कर देंगे आगे अपनी मीटिंग्स के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जो डिस्ट्रिक्ट के बाकी लोग हैं उन तक। इन्होंने बोला है हमारा डिस्ट्रिक्ट एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है विच इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एंड वी आर अगेंस्ट सेटिंग अप एनी मोर हाइडल पावर प्रोजेक्ट जितने हैं, ठीक है, और जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उनको भी रोक दो, कोई प्रपोजल है तो उनको भी बिल्कुल खारिज कर दो। तो ये इन्होंने कहा है। ऑलराइट, नाउ दिस इज अ शॉर्ट न्यूज जो हमें देखनी है। ओके, Citing attack against ships, Russia moves to suspend grain exports। देखिए फाइनली क्या हुआ है। देखिए अगर आपको लग रहा है कि मैंने अभी रिसेंटली एक ऋषि सुनक वाला आर्टिकल जो मैंने हाईलाइट किया हुआ था वो मिस कर दिया, इट इज सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल आर्टिकल, इसीलिए मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगी। आई जस्ट सॉर्ट ऑफ गॉट फैसिनेटेड एंड एंडेड अप रीडिंग इट, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर माइनॉरिटीज का इशू कैसे डिबेट्स इमर्ज हो रही हैं, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ओके, अब देखिए फाइनली क्या हुआ है, वही जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है सैटरडे को, देखिए अब हम सस्पेंड कर रहे हैं, आपको ये याद होगा यूएन ने और टर्की ने ब्रोकर यानी कि मीडिएट की थी एक ग्रेन डील, किस किस के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में। क्योंकि देखिए इजिप्ट जैसी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो अपने 60% से ज्यादा जो वीट का ग्रेन है वो यूक्रेन से लाती है, तो वो मर जाए मतलब इस चीज से, जब आप लड़ाई में फंसे हुए हैं। रशिया ने ब्लैक सी ब्लॉकेड कर दिया, कोई वहां से ग्रेन एक्सपोर्ट जा ही नहीं सकता, है ना। तो इस वजह से पूरी दुनिया में फूड प्राइसेस काफी बढ़ रहे थे, बहुत प्रेशर आ रहा था, फूड सिक्योरिटी इश्यूज इमर्ज हो रहे थे, तो इसीलिए इस डील को ब्रोकर किया गया था, जिससे काफी सक्सेसफुली मोर देन 9 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एक्सपोर्ट किए गए यूक्रेन से, एंड इट डेफिनेटली ब्रॉट डाउन ग्लोबल फूड प्राइसेस। अब इसको सस्पेंड करने की बात हो गई है, यानी कि अब इसे रशिया सस्पेंड कर रहा है कि अब कोई यूक्रेन से फूड ग्रेन कहीं नहीं जाएगा। ओके, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि रशिया ने बोला है कि देखिए यूक्रेनियन ड्रोन अटैक किया गया है, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया रशिया की ब्लैक सी फ्लीट शिप्स के खिलाफ। ठीक है, तो यूक्रेन ने बोला हमने ऐसा कोई अटैक नहीं किया। ओके, तो बेसिकली क्या है, आपको पता होगा बहुत बार आपको लोग दिखेंगे जब एनालाइज करते हैं इस मुद्दे पे, तो बहुत बार कहते हैं रशिया के पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स या फिर कन्वेंशनल वेपन्स, सिर्फ यही वेपन्स नहीं है, रशिया के पास और भी वेपन्स है। एक वेपन है विंटर, यानी कि विंटर में आप मरने दो वेस्टर्न कंट्रीज को, जब वो ठंड से सुकड़ेंगे, है ना, ठिठुरेंगे, ऑब्वियसली वो कंपेल हो जाएंगे कि आपसे गैस ले,
कब तक जर्मनी, यूके एनर्जी प्राइस बिल जो इतना वहां पे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से आज यूके इंडिया से पीछे हो गया, कब तक रह लोगे आप, है ना। तो एक वेपन है गैस और विंटर, ठीक है, एक वेपन है इनका ग्रेन्स, ठीक है। तो आप वीट पहुंचने ही ना दो बाकी कंट्रीज तक, तो कब तक आपका सारी कंट्री फिर प्रेशर डालने लगेंगी यूक्रेन के ऊपर, यार आप प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये उनका एक वेपन है। Okay, she invokes Mao during visit to party's Holy Land. This is also not very important, क्योंकि हमने जब कांग्रेस डिस्कस की थी, जो 20th कांग्रेस अभी हुई इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की, तो हम ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं कि किस तरह से शी जिनपिंग माओ के बाद, माओ जो बेसिकली आप कह सकते हैं फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म इन चाइना, है ना, जो बेसिकली उन जैसा लीडर जिन्होंने अराउंड 35 ईयर्स रूल किया। और आप माओइज्म देखते हैं, हमारे इंडिया में तो बैंड है खैर सीपीआई, माओइज्म लेनिनिज्म, जो माओ का कॉन्सेप्ट था कि आर्म्स उठा लीजिए, जो आप पीजेंट्स हैं वो आर्म्स उठा लें, जो आपको प्रताड़ित करते हैं मनी लेंडर्स या फिर, है ना, इस तरह के लोग, काफ़ी रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज उन्होंने बताई, ठीक है। तो अब माओ जो है इनके फाउंडिंग फादर जो है कम्युनिज्म के चाइना में, अब शी जो है, शी जिनपिंग ऑलमोस्ट उतने ही पावरफुल बनना चाहते हैं, ही बिकम द कोर ऑफ द पार्टी सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, अगर हमें चाइना और इंडिया के बीच में देखना है कि चाइना का कोर्स अब आगे आने वाले 5 साल कैसा रहेगा, तो ये हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है बेसिकली फाइनली उनका नया पोलिट ब्यूरो, उन्होंने नई अपनी कमिटी बनाई है, जिसमें उनके लॉयलिस्ट हैं गिने चुने, जो सब उनको ही फेवर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, ओबिडेंट है, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली विजिट करना चूज किया है टूवर्ड्स द कम्युनिस्ट पार्टीज होली लैंड। अब इस पार्टी का होली लैंड क्या है, देखिए ये है यानन। यानन क्या है, यानन बेसिकली बहुत ही इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है कम्युनिस्ट चाइनाज फाउंडर किसके साथ, माओ के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वाज एन इम्पॉर्टेंट डेलिब्रेट इंडिकेशन ऑफ द थीम्स ऑफ हिज नेक्स्ट, ये तो हम देख चुके हैं। ओके, इस जगह पे बेसिकली उनका घर, उनका रेजिडेंस, यानी कि वहाँ पे उन्होंने विजिट किया, ओके, and as well as a hall where a pivotal CCP meeting in 1945 confirmed him as chairman। उनको चेयरमैन का दर्जा जो आज तक किसी चाइनीज लीडर को नहीं मिला है, शी को भी नहीं मिला है अभी तक, ठीक है, चेयरमैन बनाया गया, है ना। तो यही देखिए बेसिकली डिपिक्ट करता है मिस्टर शी को कितना ज़्यादा डीपली इंटरेस्ट है उनकी पार्टी की हिस्ट्री में, और यही तरह का जो हिस्ट्री है वो बार बार अपने यूटोरिक यानी कि पॉलिसीज में बार बार लिखते रहते हैं, हमारा कम्युनिज्म हमारा है, सोशलिज्म है विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, कॉमन प्रॉस्पेरिटी, इस तरह के वर्ड्स आप लिखिएगा जब भी आप चाइना इंडिया के बारे में लिखें। According to state media, Mr. Xi on Thursday vowed that his new standing committee would inherit and carry forward the fine revolutionary traditions formed by the party during the Yan'an period। तो आप देख सकते हैं ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी एक इनकी रेवोल्यूशनरी डिप्लोमेसी है, जिसमें ये किसी की नहीं सुनते, तो इसी के साथ ये लोग फॉलो करने वाले हैं। इंडिया और चाइना का रिश्ता तो सुधरने वाला है, ये तो आप भूल जाइए बिल्कुल। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, देखिए ये कहानी हम कम से कम 3 4 5 बार पढ़ चुके हैं कि क्या है जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और पीनाराई विजयन चीफ मिनिस्टर के बीच में केरला के क्या टसल है वाइस चांसलरशिप को लेके, चांसलर कौन होता है स्टेट यूनिवर्सिटी का, क्या दिक्कत है, प्लेजर डिसप्लेजर, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। लेकिन जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट बन सकता है वो ये है, ठीक है, कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजर, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि हमने कहाँ से डिराइव किया, ये स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजर हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज रॉन्ग बिकॉज इट हैज बीन टेकन फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ, ठीक है। तो हम वही पढ़ते हैं, जो प्लेजर डॉक्ट्रिन है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिराइव किया गया है इंग्लिश कॉमन लॉ से, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो क्राउन है, अभी किंग, पहले क्वीन थी इतने साल तक, तो बेसिकली क्राउन है वो किसी भी किसी भी इंसान की जो उनके एम्प्लॉय है बेसिकली सिविल इस तरह के या मिलिट्री, उसकी सर्विसेज के साथ ये कैन डू अवे विद देम किसी भी टाइम पे, ठीक है। वो बेसिकली कहेंगे नहीं, हम हमारा प्लेजर आप अब होल्ड नहीं करते हैं तो आप हट जाइए, आपको हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, फायर कर दिया इस सर्विस से। तो ये बेसिकली इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है जो क्राउन एक्सरसाइज करता है, जो वहां पे क्राउन है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट है ना, वो लोग मोनार्की कर रहे हैं, हम रिपब्लिक हैं तो इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इट गोज विदाउट सेइंग यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिले होगी ये वाली पावर। तो हम देखते हैं आर्टिकल 310 क्या कहता है कि ओके, आर्टिकल 310 ये कहता है दैट एवरी पर्सन इन द डिफेंस
or civil service of the union holds office during the pleasure of the president। ये बात आपको पता है, if you become an IAS officer आप किसके प्लेजर पे होल्ड करेंगे अपना ऑफिस को? ऑब्वियसली द प्रेसिडेंट, ठीक है। या फिर अगर आप एक मिलिट्री ऑफिशियल बनते हैं तो आप किसके प्लेजर में काम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एंड एवरी मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस इन द स्टेट्स, अब ऑब्वियसली स्टेट में जो स्टेट सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें आप ऑफिस किसके प्लेजर के तहत होल्ड करेंगे? गवर्नर, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 311 भी है, फिर ये रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है कि इतना आसान नहीं होना चाहिए रिमूवल ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है, क्योंकि सिविल सर्वेंट की जो एक आप कह सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस है, वही तो उनको एक सेफ्टी देती है किसी भी तरह का इनोवेटिव एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब देखिए ये आर्टिकल 311 क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर सिविल सर्वेंट्स बीइंग गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर अ हियरिंग। अगर आप पे देखिए कोई चार्जेस लगा दिए कि इस तरह के चार्जेस हैं आपके खिलाफ, ठीक है, और आपको हटाने की बातचीत चल रही है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि ठीक है आपके अगेंस्ट हियरिंग हम आपकी सुनेंगे, आप बताएं आपका क्या केस है, व्हाट इज योर पॉइंट इन इट। ओके, तो ये चीज तो एक सूटेबल एक रीजनेबल हियरिंग मिलेगी आपको। देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन टू डिस्पेंस विद द इंक्वायरी इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड वन और इफ इट इज नॉट एक्सपीडियंट टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इन प्रैक्टिकल टर्म्स द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रेफर टू हियर इज, अब देखिए आपको पता है प्रेसिडेंट इज नोबडी, आई एम नॉट बीइंग डेरोगेटरी टू द ऑफिस, नॉट एट ऑल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट के पास खुद का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, जो है वो एड और एडवाइस पे होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि केंद्रीय सरकार की। वैसे ही गवर्नर है, गवर्नर का प्लेजर कुछ नहीं होता, गवर्नर का प्लेजर वो है जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के चीफ मिनिस्टर का प्लेजर है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास कभी भी आए कि गवर्नर का ही डिसीजन है तो आप उसको रॉन्ग मार्क कीजिए, क्योंकि गवर्नर का कुछ नहीं होता, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट का है। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अंडर आर्टिकल 164 द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा ऑन द सीएम्स एडवाइस। तो प्लेजर किसका हुआ? सीएम जब तक नहीं कहेगा ये वाला मिनिस्टर मुझे नहीं पसंद और गवर्नर जी आप हटा दीजिए, तो कैसे गवर्नर हटा सकते हैं, ठीक है। It adds that the ministers hold office during the pleasure of the governor. In a constitutional scheme in which they are appointed solely on the CM's advice, the pleasure referred to is also taken to mean the right of the chief minister to dismiss a minister and not that of the governor, जैसे कि हमने देखा। ओके, अब हम ब्रीफली देख लेते हैं। वैसे तो इस आर्टिकल में बहुत कुछ नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे लिए कुछ फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। Alright, is the world's climate action plan on track? क्योंकि आपको पता है रिसेंटली कितनी सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि हम ट्रैक पे नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि क्यों हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं क्लाइमेट को। देखिए लीडर्स फ्रॉम अराउंड 200 कंट्रीज अब गैदर होंगे इजिप्शियन सिटी ऑफ शर्म अल शेख। कहाँ पे? इजिप्ट में। कब से कब? नवंबर 6 से 18। क्यों? क्योंकि COP27 होल्ड होने वाला है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये बातचीत करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे क्या बेसिकली ग्लोबल रिस्पांस होना चाहिए इस इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान में फ्लड्स हुई हैं, चाइना में ड्राउट्स हो रहे हैं, यूरोप में हीट वेव्स हैं, ये सब कुछ चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न की वजह से है। तो इस पर क्या अब कैसे चलना है आगे, ठीक है। अब ये जो एनुअल समिट होती है, कॉप समिट्स होती हैं, ये डेफिनेटली इस बार की जो कॉप आ रही है वो बहुत ही क्रूशल टाइम पे आ रही है, क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन देखिए, डॉलर देखिए आप कहाँ जा रहा है, ठीक है। एनर्जी प्राइसेस देखिए, फूड एंड सप्लाई चेन क्राइसिस देखिए, ठीक है। अभी सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि यूक्रेन की वॉर चल रही है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, साथ ही में वेदर इवेंट्स जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किए। एट COP27 नेगोशिएशंस आर लाइकली टू फोकस ऑन, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं COP27 पे, किस तरह की नेगोशिएशंस होंगी कि हम डीकार्बनाइज करें हमारे एटमॉस्फेयर को, वर्ल्ड के, फिनेंस करें क्लाइमेट एक्शन मेजर्स को एंड अदर इशूज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब देखिए क्या की टेकअवेज हैं फ्रॉम पास्ट कॉप्स। क्या पिछले पास्ट कॉप्स हुए हैं, हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट हुए भी है कुछ, या बस ऐसे ही हर बारी मिलके खत्म हो जाता है काम, ये कह के क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमें काम करना है काम करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो अब देखिए जो कॉप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? वो होते हैं पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने साइन किया हुआ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, जिसे हम UNFCCC कहते हैं, जिसको अडॉप्ट किया गया था 30 साल पहले। अगर हम प्रेजेंटली बात करें UNFCCC में
198 मेंबर्स हैं। इसका फर्स्ट कॉप मीटिंग जब हुई थी वो हुई थी 1995 में बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, तब से लेके अभी तक देखिए बहुत ही कुछ कॉप्स ऐसे हैं विच हैव एक्चुअली सॉर्ट ऑफ स्टूड आउट विद हिस्टोरिक अग्रीमेंट्स। बाकी तो ऐसे ही होते हैं, हर बारी सब रह जाता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एक हिस्टोरिक हम देख लेते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल आप जानते हैं कॉप 3 में हुआ था 1997 में, जो अडॉप्ट किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज, वेस्टर्न एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, उन्होंने बोला था जी हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया था हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, हमने ही बेनिफिट किया, हमने ही चालू किया था, तो डेफिनेटली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लिमिट करेंगे और रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। फिर आया कॉप 21, ये एक इम्पॉर्टेंट है कॉप, है ना, क्योंकि इसमें बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें हमने ये डिस्कस बेसिकली हमने डिसाइड किया कि आइडली तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, है ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे चलो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो ना ही हो, है ना। तो ये चीज़ अब प्रीवियस समिट यानी कि जो कॉप 26 हुई थी वो हुई थी ग्लासगो में। मिस्टर मोदी का जो पंचतंत्र वहाँ पे दिया गया, जो मंत्रा, वो हम सबको पता है ना। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट साइन हुआ, जिसमें बेसिकली ये सब ने अग्री किया कि हम फेज डाउन करेंगे, फेज आउट नहीं बोला मैंने, फेज आउट होता है कंप्लीटली स्टॉप। हम ये जो कोल पावर यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, इसको कंप्लीटली स्टॉप कर देंगे, नहीं, फेज डाउन कम करना शुरू करेंगे। ठीक है, ग्रेजुअली। व्हाट्स ऑन दी एजेंडा, अब हम देखते हैं अपकमिंग समिट में क्या एजेंडा पे है। बेसिकली व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग ऑन द प्लेट। ओके, कॉप 27 will seek to strengthen a global response and deliberate if wealthy nations emitting carbon dioxide should compensate for the loss to developing countries। देखिए, आप ग्रो हुए, आप ग्लोबल एमिशंस छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सफर कौन कर रहे हैं? छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज, मॉलडीव्स, कभी भी पता नहीं आने वाले कितने सालों में बिल्कुल सी के नीचे सबमर्ज हो जाएगा। क्यों? उसकी क्या गलती है? इतना छोटा देश जिसमें पॉपुलेशन कुछ नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, उन्होंने कौन से एमिशंस छोड़ी हैं जिसकी आपकी गलती की वजह से वो क्यों सफर करें? आप उनको कहते हैं जी इन्वायरमेंट के लिए काम करो, क्यों? उन सबको हक है डेवलप होने का। आप हो चुके हो, कितने 100 सालों से हो रहे हो, लेकिन हमारी जैसी कंट्रीज वो आज डेवलप होना चाहती हैं तो आप कहते हैं नहीं, ई व्हीकल्स अपनाओ, ये करो, वो करो। ठीक है, हम तैयार हैं, पर आप हमें पैसे तो दीजिए। आपकी गलती के लिए हम मिटिगेट करने के लिए तैयार हैं, अडेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप क्लाइमेट फाइनेंस करें हमें इन प्रोग्राम्स को, है ना। तो वही बात है, हम इसी पे कुछ बातचीत देखेंगे। मिस्टर मोदी ने ग्लासगो समिट में भी इस मुद्दे को काफी हेविली रखा था, पर इन वेन, इस पे कोई डिसीजन आ ही नहीं रहा। ब्रॉडली समिट क्या करेगा? बेसिकली इट सीक्स टू एक्सेलरेट ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन थ्रू emissions रिडक्शन, स्केल्ड अप adaptation efforts and enhanced flows of appropriate finance through its 4 priority areas। देखिए, 4 priority areas एनवायरमेंट के मामले में क्या होते हैं? मिटिगेशन के, आप ग्लोबल क्लाइमेट इम्पैक्ट के, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। अडेप्टेशन, अब क्लाइमेट चेंज तो हो गया है इस एरिया में, अब रेनफॉल पहले जैसी होती नहीं, तो क्रॉप्स उस तरह की यूज करो, है ना, मिलेट्स यूज करो जो क्लाइमेट चेंज को इतने ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अडेप्ट कर लो, क्लाइमेट चेंज हो गया है पहले से, तो थोड़ा सा अब अडेप्ट कर लो उस पर। फिनेंस, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कोलैबोरेशन, सारी कंट्रीज में कोलैबोरेशन इन चीजों के लिए, फंड्स बनाना, कोई यूनियन, ठीक है, मतलब पूरा इंटरनेशनल फंड कोई। एज पर द प्रेसिडेंशियल विजन स्टेटमेंट, कॉप 27 विल बी अबाउट मूविंग। अब देखिए, प्रेसिडेंशियल विजन स्टेटमेंट देख लेते हैं कि उनको तो पता ही है ऑब्वियसली कॉप 27 पे किन तरह के मुद्दों के बारे में डेलिब्रेशंस होगी। तो हम बेसिकली अब नेगोशिएशंस, प्लानिंग से, ये तो हर बार होता है, इससे अब हम शिफ्ट करेंगे स्कोप में इम्प्लीमेंटेशन। जो प्रोमिसेस आप कर चुके हो, प्लेजेस आप मेक कर चुके हो, इसको इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट कैसे करोगे, उस पर बातचीत होगी। एक्सपर्ट से द कॉन्फ्रेंस कुड इमर्ज एज एन इन बिटवीन। अब देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है ये जो कॉन्फ्रेंस आएगी कॉप 27, ये एक इन बिटवीन कॉप की तरह इमर्ज होगी। इन बिटवीन कॉप मतलब देखिए, जितने भी गोल्स या हमने रखे हैं, आधे से ज्यादा गोल्स तो देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज ने खुद के लिए रखे, वो गोल के ईयर भी पता नहीं कब के जा चुके हैं। 2012 तक इनको ग्लोबल कार्बन एमिशन लिमिट करना था किसी पर्टिकुलर लेवल तक, वो नहीं कर पाए। इन्होंने $100 बिलियन फंड हर साल देना था डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम्स के लिए, वो डेट जा चुकी है, अब तक इन्होंने देना शुरू नहीं किया। तो ठीक है, ये जा चुके हैं। अब बाकी जो गोल्स हैं वो 2070, 2060 इस तरह तक के हैं कार्बन न्यूट्रलिटी को अटेन करने के, तो बीच में इतने साल तक मतलब कोई बात ही नहीं होगी, इसीलिए एक इन बिटवीन कॉप की तरह इमर्ज होगा, है ना। तो यही चीज इन्होंने बात की है।
हाउ हैज़ द वर्ल्ड बीन डूइंग अप, क्या कैसा चल रहा है वर्ल्ड ऑन क्लाइमेट चेंज सिंस द ग्लासगो मीट। अब देखिए ये सब कुछ हम पिछले बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि यूएन की रिपोर्ट आई है, जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये इनएफिशिएंट हैं, है ना। इस तरह से हम ये सब कुछ देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इन्होंने बोला है कि अभी तो सिर्फ 1.2 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग हुई है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हैं। फ्लड्स देखिए पाकिस्तान में एंड ऑल ऑफ दैट। 2.5 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग होगी बेसिकली, है ना, विच विल बी डिजास्ट्रस ऑब्वियसली। तो अब हम देख लेते हैं आईपीसीसी रिपोर्ट ने क्या बोला इसमें। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कम से कम 2 बार ये चीज़ न्यूज़पेपर में आई और हमने डिस्कस की है। तो हम आईपीसीसी रिपोर्ट भी देख लेते हैं। इस साल की जो आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट है, उसने स्टेट किया है जो क्लाइमेट चेंज है उसने अब इरिवर्सिबल लॉसेज प्रोड्यूस कर दिए हैं नेचुरल इकोसिस्टम के लिए, और बहुत ज़्यादा इस तरह के क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने वाले हैं फूड सप्लाई पे। फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो सकता है। देखिए जब अब क्रॉप्स जो पहले उगा करती थी वो उग ही नहीं सकती, तो फूड सप्लाई क्राइसिस होगा ना। ह्यूमन हेल्थ पे ऑफ कोर्स आप देखिए अगर फ्लड्स आ जाती हैं तो कितने सारे मस्कीटोज आ जाते हैं, बहुत और तरीके से। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। और बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक ही बारी कोई क्लाइमेट चेंज कैटास्ट्रफी हुई एंड वाइप्ड ऑफ। कई चीज़ें जो एंडेमिक है पर्टिकुलर छोटे से ही रीजन में मिलती हैं वो तो हमेशा के लिए गई एक्सटिंक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे इस रिपोर्ट में बोली गई हैं, डिस्कस की गई हैं। ओके, एज पर द रिपोर्ट, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप नोट कर सकते हैं। रिपोर्ट ये कहती है 3 से 14% ऑफ ऑल स्पीशीज ऑन अर्थ, वो एक बहुत रिस्क, बहुत वेरी हाई रिस्क देख रही हैं एक्सटिंक्शन का, यानी कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस से वार्मिंग अप हो गई। आप तो कह रहे हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आइडली पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि हम रोकने की कोशिश करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को, उतना भी हो गया ना 3 से 14% जो स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टेंट है अर्थ पे, वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट होने के रिस्क पे हैं। ठीक है, with devastating losses at higher temperatures in the current situations. It adds that limiting warming to around 1.5 डिग्री सेल्सियस requires, अब ये कहते हैं कि देखिए आप अपनी पीक लाइए। पीक मैंने आपको बताया क्या होता है। पीक होता है कि जब कंप्लीटली इतने तक, इससे ज़्यादा हम बढ़ ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा कार्बन एमिशंस होंगी नहीं, फिर इसके बाद डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। यही कोविड-19 के टाइम पे भी पीक था ना, केसेस जब कंप्लीटली लार्ज हो जाएंगे फिर उसके बाद गिरने शुरू हो जाएंगे। तो इस पीक को फटाफट लाइए, 2025 तक लेके आइए, रिपोर्ट कहती है, और फिर 2030 तक रिड्यूस करिए कार्बन एमिशंस को 43% तक। लेकिन देखिए हर कंट्री का ये कहना है, ग्लोबली भी अग्रीड ये चीज़ कंसेंसस पे है कि हमारा पीक आएगा 2030, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है 2025 में लाने की कोशिश कीजिए। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स ऑपरेटिंग विदाउट टेक्नोलॉजी टू कैप्चर एंड स्टोर कार्बन। अब देखिए बहुत सारे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, आप इंडिया का एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि जो कार्बन वो रिलीज कर रहे हैं वो कोई उनके पास कोई कैल्शियम पैलेट्स हैं जो उसको उस कार्बन को रिलीज हुए वो एक चिमने के थ्रू उसको कैप्चर कर लेते हैं, सीक्वेंस कर लेते हैं, ऐसा भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इनको बंद करना पड़ेगा 2050 तक, है ना। तो ये इन्होंने बोला है। अब देखिए इट इज़ डेफिनेटली अ वार्निंग रेलिवेंट टू इंडिया, क्योंकि इंडिया ऑपरेट्स रफली 10% ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ कोल पावर प्लांट्स। ठीक है, वेयर डज इंडिया स्टैंड अप, इंडिया कहाँ खड़ा है। इंडिया इज डेफिनेटली वन ऑफ द 197 कंट्रीज जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम लिमिट करेंगे टू इंक्रीज नॉट मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2030। ठीक है, हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर चुके हैं 2070 तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला है कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट्स तक लेके आएंगे। हम ट्रैक पे हैं इस चीज़ में 2030 तक। हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का आधा हिस्सा कहाँ से लेंगे, अब रिन्यूएबल सोर्सेज से लेंगे, कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगे। इंडिया देखिए, इंडिया के लिए थोड़ा सा काम करना ज़रूरी भी है, क्योंकि इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर इन द वर्ल्ड। तो हमारा पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। ठीक है, दो इंडिया अपडेटेड, हमने अपने क्लाइमेट प्लेजेस भी अपडेट कर लिए हैं, हमारे जो नेशनल पॉलिसीज हैं वो भी हमने अपडेट कर ली है। लेकिन क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करता है, एक बॉडी है जिन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट क्लाइमेट एक्शन क्लासिफाइज इंडियाज एक्शन एज हाईली इनसफिशिएंट। हमारा एक्शन, हमारा प्लान इनसफिशिएंट है, क्योंकि इंडिया कंटिन्यूसली सपोर्ट करती है, सरकार भी, कोल इंडस्ट्री को, जो अंडरमाइन करता है ग्रीन रिकवरी को। हमने देखिए साइन किया है फेज डाउन ऑफ कोल पावर एंड नॉट फेज आउट। और साथ ही में आप देख सकते हैं हम बहुत हेविली रिलायंट है कोल पावर पे। कोल माइंस आए दिन बन रही हैं, नई हो रही हैं, खरीदी जा रही हैं जगह। तो ये सब कुछ हम कोल पावर में हमने ऑक्शन प्रोसेस और लिबरलाइज कर दिया। तो ये सारे स्टेप्स एंटाई थीसिस हो जाते हैं हमारे इस
कमिटमेंट के। अब देखिए द कंट्री हाउएवर इज एक्सपेक्टेड टू, लेकिन हमारा रोल बहुत बड़ा है क्योंकि इतना तो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज ने भी इतना बड़ा कि कार्बन न्यूट्रलिटी की बात हमने कर दी इतनी बड़ी, तो ये डेफिनेटली हमारा रोल तो बहुत बड़ा होने वाला है COP27 पे भी। ठीक है, तो हम बेसिकली सबसे बड़ी बात करेंगे क्लाइमेट फंड की। ओके, सो थैंक यू सो मच।